नमस्कार यूपीएस पैनल्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अप्रैल 2025 तक के पीरियड को कवर करने वाली घटना सार जो थी वो कवर कर ली थी, और अब जो नई घटना सार है वो आ गई है, जिसमें 2 जुलाई 2025 तक का जो करंट है वो इनक्लूडेड है। आगे बढ़ने से पहले हिंदी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। करंट के अलावा हिंदी आरओ के एग्जाम में सबसे बड़ा प्रपोर्शन जो है क्वेश्चंस का वो कवर करती है। आरओ में हम जानते हैं 200 सवालों का एक पेपर आएगा इस बार, जिसमें 140 सवाल जो होंगे वो जीएस से होंगे और 60 सवाल जो होंगे वो हिंदी से होंगे। और ये 60 सवाल एक बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो लेके चलते हैं। किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से इतने ज्यादा सवाल नहीं है, केवल हिंदी के 6 टॉपिक से 60 सवाल आ रहे हैं। ये हिंदी ही है जो आपको ये एग्जाम क्लियर करवाती है। अगर आपकी हिंदी तैयार है तो जीएस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाने पर भी आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। हिंदी इसमें बहुत कठिन भी नहीं आती, आसानी से इसमें 55 प्लस, और अगर थोड़ा सा और ध्यान दे दिया तो 60 क्वेश्चंस भी इसमें सही सही अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो हम हिंदी में अच्छा परफॉर्म करें, इसी पर्पज से हिंदी के कई सारे वीडियो जो है वो चैनल पर मैंने डाले हुए हैं, जिसका फायदा भी देखने को मिला। जब पिछला जो कैंसल्ड एग्जाम था उसमें बहुत से साथियों ने 55, 58 और 59 क्वेश्चन तक सही सही अटेम्प्ट किए। तो ये वीडियोस तो हैं ही, इसके अलावा एक और इनिशिएटिव हो रहा है जिसमें आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको यूट्यूब के फ्री वीडियोस के अलावा और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एडिशनल वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस की पीडीएफ और उनके अलावा एडिशनल एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल भी मिलेगा। हिंदी के लिए अगर देखें तो मार्केट में वैसे तो बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, नॉन स्टैंडर्ड बुक्स हैं और अलग अलग दूसरे पब्लिकेशंस की भी हिंदी की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल है। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिलती है कि इन बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में भी कई जगहों पर गलतियां देकर रखी गई। कई सारी किताबों में तो बहुत सारी गलतियां हैं, कई सारी किताबों में कम है लेकिन गलतियां हैं। ठीक, यहाँ तक कि स्टैंडर्ड बुक्स में भी गलतियों की भरमार है। तो एक बात ये भी है इसके अलावा कि कई शब्द ऐसे भी हैं जिनका जो जवाब होना चाहिए वो कुछ और होना चाहिए, लेकिन आयोग उनके अपने खुद के जवाब तैयार करके रखता है। आयोग के अपने विलोम, आयोग के अपने तत्सम और पर्यायवाची हैं जिनको वो अक्सर फॉलो करता है, जो किताब में कुछ और दिए हैं लेकिन आयोग अपना जो जवाब है वो कुछ और मान के बैठता है। तो ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ज्योत्सना एक शब्द है, इसकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग वर्तनी देकर रखी गई, लेकिन आयोग अपनी एक अलग वर्तनी मान के चलता है। तो ये सब भी जानना जरूरी है। तो ये जो मटेरियल आपको यहाँ पर मिल रहा है उसमें इन सब बातों का भी ध्यान रखा गया है। जो भी मटेरियल आपको दिया जाएगा वो पूरी तरीके से एररलेस है। किताबों में जो गलतियां हैं उन गलतियों को भी इसमें सुधार लिया गया है। सभी स्टैंडर्ड बुक्स और जितनी भी बुक्स हैं उन सब का एसेंस इन शीट्स में जो आपको मिलेंगे उसमें शामिल है। साथ ही साथ अच्छा, उसमें उनकी गलतियों को भी सुधार कर शामिल कर लिया गया है। आयोग इसके अलावा आयोग अगर किसी चीज का कोई स्पेसिफिक आंसर ही मानता है तो उसको भी वहां पर मेंशन कर दिया गया है, जिससे कि आप उससे भी अवेयर रहें। इसके अलावा यहाँ पर इस इनिशिएटिव में डाउट्स का भी रेजोल्यूशन होगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। टेस्ट भी इसमें शामिल है, लगभग 18 टेस्ट यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ये टेस्ट जो है ये नॉर्मल टेस्ट नहीं है, बल्कि इन टेस्ट में उन पॉइंट्स को शामिल किया गया है जो एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, जहां पर आयोग आपको सबसे ज्यादा घुमा देता है, या वो टॉपिक्स, वो पॉइंट्स, वो शब्द जिनको लोग सबसे ज्यादा गलत करते हैं। इन टेस्ट को अटेम्प्ट करके आप उन गलतियों को, उन कंफ्यूजन्स को आप पहले ही जान जाएंगे, उनसे पहले ही अवेयर हो जाएंगे, जो आप एग्जाम में कर सकते हैं। 18 टेस्ट में हर टेस्ट में 60 जो क्वेश्चन है उनके हिसाब से टोटल लगभग ऐसे 1100 पॉइंट्स को कवर किया गया है जो कंफ्यूज करते हैं, जो एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक, तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टेस्ट में अगर आप 50 के आसपास का भी स्कोर कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि रियल एग्जाम में आप 55 प्लस के स्कोर के बराबर पहुंचेंगे। फीस भी इसकी बहुत ज्यादा नॉमिनल है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। इतनी फीस नहीं है कि आपको सोचना पड़े, और इतनी फीस में अगर एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो ये ना के बराबर है। ठीक, तो अगर आप इस इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। ध्यान रखिए, हिंदी ही आपको एग्जाम पास कराएगी, तो हिंदी में मजबूती लानी जरूरी है। एक बात और, यहाँ पर कोई ऐप नहीं है, सब कुछ व्हाट्सएप पर चलेगा। आपको सारा मटेरियल, वीडियोस और टेस्ट के लिंक्स जो भी होंगे वो सब व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। टेस्ट का आपको सॉल्व पीडीएफ भी मिल जाएगा।
जिससे आप उसकी बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट ऑनलाइन होंगे विद नेगेटिव मार्किंग मार्किंग होंगे, और फुल लेंथ टेस्ट होंगे। सेगमेंटल टेस्ट भी हैं, और जो एक असॉर्टेड टेस्ट होता है वो भी। चलिए घटनासार शुरू कर लेते हैं। और ये जो वीडियो है ये नई वाली घटनासार की सीरीज का ये पांचवा वीडियो है, जिसमें हम लोग आर्थिक घटनाओं को कवर करेंगे। खत्म हो रही है आर्थिक घटनाओं के बाद, इसको हम लोग खत्म करने के बाद मुश्किल से एक या दो वीडियो और आएंगे, और ये जो घटनासार नई वाली है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यहाँ पर जब हम आर्थिक घटनाओं की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी रैंकिंग्स आएंगी, बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी, तो उनमें हमको बहुत अंदर नहीं जाना है, हमको उनमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। क्योंकि मैं बार बार ये बोलता हूँ कि हर चीज हमारे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। हमें पहचानना आना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जहां पर एडिशनल डिटेल्स की जरूरत थी मैंने डिटेल में बताया है, लेकिन जहां पर जरूरत नहीं होगी वहां पर हम लोग उस हिस्से से बच के आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलिए, और केवल उतना ही करिए यहाँ पर जितना मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूंगा। उसके अलावा कुछ भी और करने की जरूरत इस पोर्शन में आपको नहीं है। तो आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी में हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है ब्रांड फाइनेंस इंडिया रैंकिंग 2025। ठीक, ये जितनी भी रैंकिंग्स होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमको इन रैंकिंग्स में कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर रैंकिंग है, कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट है, उसको किसने जारी किया है। उसमें टॉप 5 कंट्रीज, बॉटम 5 कंट्रीज, बॉटम 5 ना भी करें तो बॉटम 2 या 3 तो कर ही लें। वो कंट्रीज का नाम ध्यान रखना है, सीक्वेंस में ध्यान रखना है, इंडिया की पोजीशन क्या है ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर उसमें कोई थीम देके रखी गई, उसका कोई टाइटल देके रखा गया वो, और अगर उसमें कोई स्टेटमेंट देके रखा गया हो जो इम्पोर्टेंट हो, खासतौर से इंडिया के कंटेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। बस इतना ही हमको इन रिपोर्ट से पढ़ना होता है, इसके अलावा हमको और नहीं पढ़ना होता है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी होती हैं जहां पर हमको इंडिकेटर्स पता होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए कि कौन से स्टैंडर्ड्स के बेस पर कंट्रीज का इवैल्यूएशन किया जाता है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इन सभी रिपोर्ट्स को हम लोगों ने पढ़ा था, तो उन बातों को कवर कर लिया था, और अगर आगे भी ऐसी कोई रिपोर्ट आएगी तो हम लोग उसको कवर करके चलेंगे। तो ब्रांड फाइनेंस इंडिया रैंकिंग 2025 ये जारी करी गई है, और इसमें ये कहा गया है कि जो टाटा ग्रुप है वो 30 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू को पार करने वाला भारत का पहला ब्रांड बन गया है। तो 30 अरब की ब्रांड वैल्यू को पार करने वाला भारत का पहला ब्रांड कौन बन गया है? टाटा ग्रुप बन गया है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की टॉप 100 कंपनियों की जो कंबाइंड ब्रांड वैल्यू है वो 236.5 बिलियन डॉलर तक जा चुकी है। ठीक, यानी कि टॉप 100 कंपनी, जो सबसे ऊपर की 100 कंपनीज है, उनकी टोटल जो ब्रांड वैल्यू है वो 236.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। ठीक, यहाँ पर अगर देखें तो टाटा ग्रुप 30 अरब डॉलर का वैल्यू पार कर चुका है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है तो यहाँ पर ये बताया गया कि टाटा समूह ने 30 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करके 31.6 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू बनाई है। और ये 10% की जो ग्रोथ रेट है उसको ये दिखा रहा है। अब यहाँ पर जो टॉप 5 यहाँ पर मूल्यवान ब्रांड है, वैल्यूड ब्रांड है, वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर एज हम लोगों ने देखा टाटा ग्रुप है, 31.6 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ है। नंबर 2 पर इन्फोसिस है, जिसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 16.3 अरब डॉलर यानी कि बिलियन डॉलर है। 15% की इसमें इंक्रीज हुआ है। HDFC ग्रुप जो है 14.2 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर, 37% की यहाँ पर इंक्रीज हुआ है इनके मर्जर के बाद। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 13.6 अरब डॉलर, और रिलायंस जो है वो 5वें नंबर पर है 9.8 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ। सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ब्रांड कौन है? अडानी ग्रुप है, जिसमें 82% की जो इंक्रीज है, उछाल है, वो आई है। सबसे मजबूत ब्रांडों में ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स के बेसिस पर अगर देखें तो ताज होटल जो है वो लगातार चौथे साल टॉप पर है। एशियन पेंट्स दुनिया का सबसे मजबूत पेंट ब्रांड है, और जो अमूल है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे टॉप पर है। तो ऊपर हम लोगों ने ये जो पढ़ा ये ब्रांड वैल्यू के हिसाब से है, और ये किस पर? ये ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स के आधार पर है, उनकी मजबूती के आधार पर कि वो पर्टिकुलर ब्रांड कितना मजबूत है उसके आधार पर किया गया है। फिर है 2024-25 के लिए जो खाद्यान्न उत्पादन है, जो सीरियल प्रोडक्शन है, जो अन्न उत्पादन है, उसके तीसरे एडवांस एस्टिमेट्स यहाँ पर हमको देके रखे गए हैं, जिनको जारी किसने किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की संभावना व्यक्त करी गई इसमें, और यहाँ पर कहा गया है कि 3,539.59 लाख टन मीट्रिक टन जो है वो उत्पादन की एस्टिमेशन दिखाई गई है। 3,539.59 लाख
मीट्रिक टन उत्पादन की बात करी गई है। 2023-24 में ये जो था वो 3322.98 लाख मीट्रिक टन था, और इससे 216.61 लाख मीट्रिक टन उत्पादन इस साल ज्यादा होगा, जो 6.5% की वृद्धि को दिखाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इस साल कितना है, पिछले साल से कितना ज्यादा है और कितनी ग्रोथ है, ये ज्यादा ध्यान रखना है। पिछले साल कितना था ये भी अगर ध्यान रखें तो सिंपल सी फिगर है 3322.98। ठीक। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात हम लोगों ने देखी कि इतना होने वाला है, 3,539.59 लाख मीट्रिक टन। चावल के बारे में कहा जा रहा है, चावल का उत्पादन 1490.75 लाख मीट्रिक टन होगा। गेहूं का 1175.07 लाख मीट्रिक टन होगा। श्री अन्न क्योंकि खबरों में है तो उनका भी हमें ध्यान रखना है, इसका उत्पादन बताया गया 180.15 लाख मीट्रिक टन। ये है, सभी हमको नहीं ध्यान रखने, वह तो इससे सवाल ही नहीं आता है जनरली क्योंकि अग्रिम अनुमान है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो इतनी ही चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे हम लोग चलते हैं, इसमें कुछ और नहीं पढ़ना। फिर आता है हंगर हॉट स्पॉट 2025। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है उसके द्वारा और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया है। तो जारीकर्ता कौन है? यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक खाद्य और कृषि संगठन, और विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा इसको कंबाइंडली जारी किया गया है। नाम क्या है इसका? हंगर हॉट स्पॉट्स, FAOWFP, अर्ली वार्निंग ऑन एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है, एक्यूट खाद्य असुरक्षा पर एक अर्ली वार्निंग यहाँ पर दी जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट के टाइटल में। यहाँ पर कहा गया है कि सूडान, दक्षिणी सूडान यानी कि साउथ सूडान, और माली जो है, ये तीनों ही अफ्रीकन कंट्रीज हैं। इनको ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा गंभीर भूख संकट वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। यानी कि हंगर वाला जो क्राइसिस है वो सबसे गंभीर दशा में अगर कहीं है तो वो इन तीन देशों में देखने को मिल रहा है। नाम ध्यान रखना है, सूडान है, साउथ सूडान है और माली है। ठीक। ये बताती है रिपोर्ट कि आखिरकार ऐसा क्यों है। तो ये कह रही है कि ये इसलिए है क्योंकि इन देशों में संघर्ष चल रहा है, आर्थिक अस्थिरता यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, क्लाइमेट बॉन्ड जो यहाँ पर कैलेमिटीज आ रही हैं, जलवायु जनित आपदाएं आ रही हैं, वो यहाँ की भुखमरी का मुख्य कारण बताई गई हैं रिपोर्ट में। इसके बाद आगे चलते हैं। फिलिस्तीन, हैती, यमन, नाइजीरिया, म्यांमार, कांगो, सोमालिया जैसे अन्य देशों को भी गंभीर खाद्य संकट वाले क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। फिलिस्तीन में 2.1 मिलियन की जनसंख्या गंभीर खाद्य संकट से जूझ रही है क्योंकि यहाँ पर युद्धग्रस्त क्षेत्र है, इसलिए जानना जरूरी है। कांगो में भी हमारा जो है वो इंटरनल डिस्टरबेंसेस वगैरह चल रहे हैं, तो इस वजह से वहां पर भी दिक्कतें हैं। कुछ देशों को संकट की सूची से हटाया गया है, यानी कि पहले वहां पर भुखमरी का संकट था, भूख का संकट था, लेकिन अब वो संकट से बाहर आ गए हैं। तो ऐसे कौन से देश हैं जिनको हटाया गया है? तो वो इथियोपिया, केन्या, लेबनान, मलावी, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजर, जाम्बी और जिम्बाब्वे। जलवायु यहाँ पर अनुकूल रही है और जिससे फसल उत्पादन जो है वो बेहतर रहा है, और इस वजह से जो फूड प्रोडक्शन है उसमें सुधार देखने को मिला है, राहत देखने को मिली है। ठीक है, ये इतना यहाँ पर है। भारत के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं करेगी, तो इतना हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है हमारे पास फास्टैग बेस्ड एनुअल पास योजना। अभी हम लोगों ने अखबार में ही पढ़ा था कि अब जो टोल वगैरह से निकलने पर एक एनुअल पास बनाने की बात आई है, और कुछ अमाउंट देकर वो पास बना दिया जाएगा, तो आप उससे जो टोल्स हैं उन टोल से मूव कर सकेंगे, आ जा सकेंगे। ठीक। तो भारत सरकार ने नियमित यात्रियों की सुरक्षा के लिए फास्टैग बेस्ड एनुअल पास योजना यानी कि वार्षिक पास योजना शुरू करी है। घोषणा कब करेगी? 18 जून 2025 को। लागू कब से होगी ये ध्यान रखना है, लागू होगी 15 अगस्त 2025 से। तो घोषणा की तारीख और लागू की तारीख दोनों को अलग अलग ध्यान रखना है। इससे क्या होगा? टोल भुगतान आसान बनेगा, डिजिटल बनेगा और ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। योजना के तहत जो उपयोगकर्ता है जिन्होंने ये एनुअल कार्ड बनाया है उनको 3,000 रुपए देने होंगे, और 3,000 रुपए देकर वो 200 बार आ जा सकते हैं, ट्रिप कर सकते हैं। ठीक। इससे बार बार यात्रा करने वालों को सस्ता और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। ये पास खासतौर से 60 किलोमीटर के दायरे में आने जाने वाले लोगों के लिए मददगार होगा, जहां पहले से टोल विवाद आम थे। ठीक। इसे राजमार्ग यात्रा ऐप, NHAI और MORTH की वेबसाइट के जरिए इसको एक्टिव किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देश की सबसे बड़ी इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग।
रेलवे साइडिंग बेसिकली क्या होती है? रेलवे साइडिंग बेसिकली रेल की वो पटरियां होती हैं जो किसी फैक्ट्री से माल लाने और ले जाने, या किसी इंडस्ट्री में माल को लाने या ले जाने के लिए बनाई जाती हैं कि मालगाड़ियों को वहां पर ले जाकर उन पर माल को लोड अनलोड किया जा सके। इसको रेलवे साइडिंग बोला जाता है। और देश की सबसे बड़ी इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन यानी कि हरित परिवहन, टिकाऊ लॉजिस्टिक, सस्टेनेबल लॉजिस्टिक की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने हरियाणा के मानेसर प्लांट में देश की सबसे बड़ी इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया है। ठीक, इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग का उद्घाटन मारुति सुजुकी इंडिया के द्वारा अपने हरियाणा के मानेसर प्लांट में किया गया है। ये जो योजना है कितने से विकसित हुई है? मतलब नहीं, मारुति का अंदरूनी मामला है। जो परियोजना है प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान योजना के अनुरूप है और रेल आधारित वाहन डिस्पैच को बढ़ाकर ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी। मतलब अभी बेसिकली जनरली क्या होता था कि अगर कहीं पर गाड़ियां बनकर तैयार हैं, उनको फॉर एग्जांपल मानेसर वाले प्लांट से भेजना है जयपुर के किसी शोरूम में, तो उसको ट्रक में लाद कर, जो बड़े लंबे ट्रक होते थे उनमें लाद कर भेजा जाता था। लेकिन अब रेलवे साइडिंग बिछ गई है तो इनको ट्रेन के जरिए भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा, जिससे कि जो अब लागत भी कम होगी और ज्यादा एफिशिएंटली ट्रांसफर हो जाएगा। और क्योंकि अब ट्रेन के द्वारा हो रहा है तो एक बार में क्योंकि ज्यादा गाड़ियां चली जा सकेंगी, इसलिए जो प्रदूषण होता था वो प्रदूषण भी क्या होगा? कम होगा। ठीक, ये भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट साइडिंग है और मारुति सुजुकी की हरित लॉजिस्टिक रणनीति का हिस्सा है। लक्ष्य क्या है? 2030-31 तक 35% वाहन जो है वो रेल के जरिए भेजना इसका टारगेट है। ठीक, मारुति का दूसरा इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट है। पहला जो है मार्च 2024 में गुजरात में शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। मारुति का दूसरा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ा यही है। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में बात करी गई है और यहाँ पर एक कहा गया कि रेल आधारित वाहन डिस्पैच के द्वारा सालाना 1.75 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने और 6 करोड़ लीटर ईंधन बचाने में मदद मिलेगी। आरबीआई का सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स, सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, इसके लिए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा की जो क्वालिटी है उसको इवेलुएट करने के लिए सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स जो है वो डेवलप किया है। जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स कौन कौन सी? ऐसे एसबीआई हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, ये सब हमारे पास शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है। मुझे कमेंट में बताइए कि भारत में कितनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं। तो इनका इनके उनका कंपल्शन होती है कि भाई ये जो अपना डेटा है उसको पीरियोडिकली भेजेंगे किसके पास? ये पीरियोडिकली आरबीआई के पास अपने डेटा को सबमिट करेंगे। तो ये जो डेटा उसके द्वारा सबमिट किया जा रहा है आरबीआई के पास, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, ये इवेल्युएट करने के लिए सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स जो है वो डेवलप किया गया है। और ये जो इंडेक्स है ये बैंकों के द्वारा सबमिट किए गए डेटा को 4 इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके आधार पर वैल्यूएट करेगा। ये 4 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं? सटीकता, यानी कि बैंकों के द्वारा सबमिट किया गया डेटा कितना सटीक है, कितना एक्यूरेसी है उसके अंदर, समय से उनको सबमिट किया गया है कि नहीं किया गया है आरबीआई के पास उन संबंधित बैंकों के द्वारा, कंप्लीट है या नहीं, और वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, कंसिस्टेंसी उनमें है या नहीं, तो संगतता यानी कि संगति है या नहीं है। तो ये 4 महत्वपूर्ण मानदंड है जिनके आधार पर इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक, यहाँ अगर देखें तो आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी है। इसके अनुसार ये कहा गया है कि मार्च 2024 में जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है उनका टोटल जो एस डी क्यू आई स्कोर 88.6 था। एस डी क्यू आई स्कोर देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है ना, सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स को ही एस डी क्यू आई इंडेक्स स्कोर बोलते हैं। 88.6 था और मार्च 2025 में बढ़कर 89.3 हो गया। यानी कि कंपनी जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके द्वारा सबमिट किए जा रहे जो डेटा हैं उनमें इन 4 स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। खास तौर से जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला है समयबद्धता और संगति में सुधार का कारण संभव हुआ है, यानी कि उनकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव हुई है और उनकी जो टाइमलीनेस है यानी कि समय पर डेटा को सबमिट कर देना उसमें भी सुधार आया है। ठीक है, बस। और डिटेल मैंने ये कितने से कितना हो गया ये भी हमको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है कि एसडीआई स्कोर कितना है। आगे चलते हैं। और यहाँ पर जो एसडीआई स्कोर है उसको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है हमारा
जब SDI जो SDQI स्कोर जो है वो 70 से कम है, तो इसको चिंता वाली कैटेगरी में डाला जाता है। और इसमें केवल एक बैंक है जो इस कैटेगरी में आई है। 70 से 80 के बीच में है तो ये कहा जाता है कि भाई बैंक को अपने इन कामकाज में सुधार की जरूरत है। कितनी बैंक इस कैटेगरी में, इसके बारे में नहीं रिपोर्ट में बताया गया है। 80 से 90 जिन बैंकों का स्कोर है उनको एक्सेप्टेबल यानी कि स्वीकार स्तर पर रखा जाता है। और 44 बैंकें जो है वो इस कैटेगरी में आ रही है। और 90 से ज्यादा स्कोर वाली बैंक को अच्छा प्रदर्शन करने वाली बैंक में रखा जाता है। और 42 बैंकें जो है वो इस कैटेगरी में क्लासिफाई करी गई हैं। ठीक है, बस इतना इसमें ध्यान रखना है। आगे है हमारा जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल। जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल की बात अगर करें तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 20 जून को आयोजित राष्ट्रीय परामर्श बैठक में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल का शुभारंभ किया। बस जो हाईलाइट है उतना ही। ठीक, ये क्या है, ये जो पोर्टल है वो देश में लैंगिक बजट यानी कि वही जेंडर बजटिंग प्रोसेस से रिलेटेड होगा, जिसमें सभी सूचनाओं का डिजिटल भंडार होगा। और इन सूचनाओं का जो उपयोग है वो किसके द्वारा किया जाएगा, केंद्र और राज्य सरकार की जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जो दूसरे हितधारक हैं, उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, इन डेटा का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक, 2025-26 के लिए 4.49 लाख करोड़ रुपए का जेंडर जो बजट है वो डिसाइड किया गया था, जो पिछले साल की तुलना में 37% ज्यादा है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेंडर बजट 2025-26 में कितना है, ये ध्यान रखना है। 2014-15 में ये 0.98 लाख करोड़ थी, जो 11 सालों में लगभग 4.5 गुना बढ़ चुकी है। जेंडर बजटिंग की जो शुरुआत हुई थी औपचारिक, वो 2005-2006 से हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में जेंडर बस्टिंग की शुरुआत कब से हुई थी, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। 13वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन यानी कि लेबर कॉन्फ्रेंस, तो 13वां 113वां सॉरी 13वां नहीं 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो है उसका आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ। तो ये ध्यान रखना है कहाँ पर हुआ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका जो है वो आयोजन किया गया है। और इसमें अगर देखें तो वैश्विक कार्यस्थलों पर जैविक खतरों से सुरक्षा को लेकर पहला अंतर्राष्ट्रीय जो लेबर कन्वेंशन है, जिसको कन्वेंशन C 192 कहा जा रहा है, वो यहाँ पर पास किया गया है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो कन्वेंशन है, ये जो वर्क स्टेशन है, वर्क प्लेस है, उस वर्क प्लेस पर कर्मचारियों की सुरक्षा को यानी कि उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। राष्ट्रों से ये अपेक्षा की जा रही है इस कन्वेंशन में कि वो एक नेशनल पॉलिसी बनाए और जो बायो हजार्ड्स हैं, जो जैविक खतरे हैं, उनसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करें। ठीक है, बस। ठीक, और अगला पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सम्मेलन में समुद्री श्रमिकों से संबंधित यानी कि मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006 में 7 अमेंडमेंट किए गए हैं, जिनमें हिंसा, उत्पीड़न की रोकथाम, चिकित्सा सुविधा, तट अवकाश का अधिकार और निष्पक्ष व्यवहार पर विशेष जोर दिया गया है। और बेलारूस में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के दमन के खिलाफ चिंता उठाई गई है। फिलिस्तीन को ILO की बैठकों में गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया है। नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा फिलिस्तीन को दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सामाजिक न्याय हेतु तो इसी के दौरान ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस जो फोरम का आयोजन भी किया गया। कन्वेंशन C 192 ILO का पहला वैश्विक मानक है, ये हमको ध्यान रखना है। ILC में यानी कि इंडियन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में 5400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो 187 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन में किए गए संशोधनों में समुद्री श्रमिकों को की वर्कर्स के रूप में मान्यता दी गई। की वर्कर्स मतलब इंपॉर्टेंट वर्कर्स की मान्यता देकर रखी गई है। मई में GST संग्रह जो है वो 2.1 लाख करोड़ पहुंच गया है। GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि मई 2025 में जो ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कलेक्शन है वो 16.4% बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपए हो गया है। स्टेट वाइड GST कलेक्शन में अगर देखा है तो सबसे ज्यादा GST जो कलेक्ट हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है, 31,530 करोड़ रुपए, इसमें 17% की ग्रोथ है। नंबर 2 पर कर्नाटक है 14,299 करोड़ रुपए और 20% की ग्रोथ के साथ।
तमिलनाडु है 25% वृद्धि के साथ 12,230 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। दिल्ली का कलेक्शन 10,366 करोड़ रुपए 38% की वृद्धि के साथ हुआ है। गिरावट अगर किन्हीं राज्यों में आई है तो उन राज्यों के नाम है आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम, जिनमें सब अगर देखें तो इसमें आंध्र प्रदेश में -2% की है, अमाउंट में बहुत ज्यादा हो गई है। उत्तराखंड में -13% की है और मिजोरम में -26% की गिरावट है, और अमाउंट में देखें तो 29 करोड़, छोटा राज्य है ना, तो 29 करोड़ की। और आंध्र प्रदेश बड़ा राज्य है, इंडस्ट्रीज है वहां पर, तो 2% की गिरावट भी बड़ा अमाउंट देके चली आई। फिर है तीन रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को डिफेंस पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं उनको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर तीन है हमारे पास, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी कि MIL, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड यानी कि AVNL, और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया है? देखिए यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनके आधार पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अंडरटेकिंग्स हैं, उनको मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2, नवरत्न, महारत्न जैसी कैटेगरीज में डाला जाता है। तो यहाँ पर मिनी रत्न के लिए क्या हुआ है कि 3 वर्षों की अवधि के भीतर जो इनका लाभ है, यानी कि कर पूर्व लाभ, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT, PBT जो इनका है वो 30 करोड़ या उससे ज्यादा रहा। इन तीनों कंपनियों की स्थापना 1 अक्टूबर 2021 को हुई थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कारपोरेटाइजेशन के बाद कई सारी छोटी छोटी कंपनियां बना दी गई थी। ठीक है, बस इसमें इतना, और कुछ नहीं। मिनी रत्न कंपनियों को निवेश करने, पूंजी जुटाने और त्वरित निर्णय लेने के लिए अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है किसको छोड़कर बना, और बाकी नंबर 1, 2 और 3 पर कौन है। ठीक, तो किसको पीछे छोड़कर बना है? जापान को पीछे छोड़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये बात किसने कही है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई थी, उसमें जो आंकड़े देके रखे गए उन आंकड़ों के आधार पर ये बात कही गई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO BVR सुब्रमण्यम ने इसकी घोषणा करी। ठीक, रिपोर्ट कौन सी थी? रिपोर्ट थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अप्रैल 2025 में जारी करी गई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। उसमें ये बात बताई गई थी। भारत का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 2025-26 में $4.187 ट्रिलियन अनुमानित किया था IMF ने, जबकि जापान का $4.186 ट्रिलियन, यानी कि 1 अरब डॉलर के ऊपर नीचे होने से ये बदलाव आ गया है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे हैं, और 3 साल के अंदर जर्मनी को भी पीछे छोड़कर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अब टॉप 10 GDP वाली जो कंट्रीज है वो कौन कौन सी है? नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चीन, जर्मनी, 4 पर भारत और 5 पर जापान है। तो टॉप 5 ध्यान रखिए, बस बाकी से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर अमेरिका की जो ट्रिलियन डॉलर में आ रही है GDP वो 30.507 आ रही है, और भारत की कितनी है? 4.187, और जापान की भी ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 2027 में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और तब उसकी अर्थव्यवस्था का आकार $5 ट्रिलियन से ज्यादा होगा। यानी कि $5 ट्रिलियन से होने का अनुमान IMF ने कब तक लगाया है? 2027 तक लगाया है। और 2030 तक ये कहा जा रहा है कि भारत की जो GDP है वो $6.77 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। RBI ने केंद्र सरकार को 2024-2025 के लिए लाभांश दिया। लाभांश बोले तो क्या दिया है? डिविडेंड दिया है, अपने लाभ का हिस्सा दिया है। ठीक, कितना लाभांश दिया है? तो RBI ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड 2,68,590.07 करोड़ का जो डिविडेंड है वो दिया है। 2,68,590.07 करोड़ का डिविडेंड दिया है। 2023-24 में दिया था 2,10,874 करोड़, इससे 27.32% ज्यादा है। और अभी मोदी के कार्यकाल में, मोदी सरकार के कार्यकाल में 11 साल का जो पीरियड है उसमें 11.42 लाख करोड़ का लाभांश जो है वो दिया जा चुका है RBI के द्वारा। 2024-25 में RBI के द्वारा केंद्र सरकार को दिया गया लाभांश जो था वो अब तक का सबसे ज्यादा था। एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखें कि RBI ने अपने आकस्मिक जोखिम बफर
को भी 6.5 से बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। आकस्मिक जोखिम बफर क्या होता है? वो राशि जो आरबीआई अपनी वर्तमान जो उसकी जो देनदारियां हैं, जो उसकी लाइबिलिटीज है उनको पूरा करने, और अपना जो वैधानिक दायित्व है, स्टैट्यूटरी जो उसकी लाइबिलिटीज उनको पूरा करने के लिए बनाए रखना होता है, उसको आकस्मिक जोखिम बफर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक चीज और यहाँ पर बताई गई है कि ये वाला पॉइंट, बस आगे चलते हैं। आरबीआई की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति, ये सब नहीं पूछा जाता, बस इसको यहाँ पर ही ध्यान रखना है कि ये रेट कितने, इतना ध्यान रख लीजिए कि जून 2025 में जो रेपो रेट है वो 5.50% है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.25% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35 है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज 5.75 है। CRR 3, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रेशियो 18 है, और बैंक रेट जो है 5.75 है। तो ये रेट आपको ध्यान रख लेने हैं बस। फिर आए भारतीय जनसंख्या पर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट, नाम है स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। यूनाइटेड नेशन FPA इसको जारी करता है, UNFPA के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर रिपोर्ट का जो टाइटल देके रखा गया है वो है द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। इसमें कहा गया कि भारत में जन्म दर की कमी होने के बाद भी 2025 के अंत तक आबादी दुनिया में सर्वाधिक 146 अरब तक पहुंच जाए। किसकी आबादी? भारत की। हम देख रहे हैं भारत की जो जन्म दर है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो लगातार घटता जा रहा है, 2 के आसपास पहुंच गया है। और 2 के आसपास का मतलब हो जाता है स्थिरता में पहुंच गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बावजूद भी जो जनसंख्या है वो बढ़ेगी, और ये बताया जा रहा है कि 146 अरब तक पहुंच जाएगी 2025 के अंत तक। ठीक है, कुल प्रजनन दर के रिप्लेसमेंट दर से नीचे जाने की बात यहाँ पर कही गई है। रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होता है, और हमारा जो है वो 2 के आसपास पहुंच गया, तो उससे नीचे चला गया है। जनसंख्या को उसी स्तर पर नियंत्रण में रखते हुए कि जनसंख्या स्थिर हो जाए, उसके लिए जो औसत रिप्लेसमेंट रेट बनाया गया है वो 2.1 है। यानी कि अगर हर महिला जो रिप्रोडक्टिव एज में है वो अगर 2.1 बच्चों को जन्म देती है, तो देश की आबादी ना बढ़ेगी ना घटेगी, बल्कि स्थिर रहेगी। इसके ऊपर हो गया तो बढ़ेगी, इसके नीचे हो गया तो घटेगी। ठीक, इससे कम होने पर भविष्य में युवाओं की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि नए जो बच्चे हैं उनका जन्म नहीं होगा, दर कम हो जाएगी जन्म होने की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसको हम TFR के नाम से भी जानते हैं, TFR कई बार पूछा गया एग्जाम में कि TFR कितना है, वो 1.9, यानी कि एक महिला औसतन 1.9 बच्चों को जन्म दे रही है। अगले 40 वर्षों में देश की आबादी 1.7 अरब तक पहुंच जाएगी, और उसके बाद जनसंख्या कम होना शुरू होगी भारत की। लंबे अंतराल में आबादी कम होने की आशंका है। अब देखना है, समय ज्यादा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर इसमें एक बात और कही गई कि वर्तमान धीमी जन्म दर के बावजूद युवा आबादी इंपॉर्टेंट है भारत में। और यहाँ पर कहा गया कि 0 से 14 आयु वर्ग में भारत में 24% लोग, पॉपुलेशन का हिस्सा ऐसा है जिसकी उम्र 0 से 14 वर्ष के बीच में है। 17% पॉपुलेशन ऐसी है जो 10 से 19 वर्ष की आयु की है, और 26% ऐसी है जो 10 से इसमें आ रही है। ठीक है, देश की 68% जो आबादी है वो कामकाजी आयु यानी कि 15 साल से 64 साल के बीच में है, जो देश को एक डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो प्रोवाइड कर रही है। वित्तीय सीमा भारत में प्रजनन स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, और सर्वे में शामिल हुए 38% परिवारों ने माना है कि वित्तीय सीमाओं ने परिवार बढ़ाने से रोक रहे हैं, यानी कि फिनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से वो अपने परिवार को सीमित रख रहे हैं, क्योंकि जितना बड़ा परिवार होगा खर्च भी क्या होंगे उतने ही बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ और वजहें हैं जिनकी वजह से लोग बच्चों को ज्यादा जन्म नहीं दे रहे हैं, जैसे 21% को अपनी नौकरी असुरक्षित रखती है। 22% लोगों के पास आवास की कमी है, घर की कमी है। 18% लोगों के पास एक विश्वसनीय चाइल्ड केयर की कमी है, और ये सब चीजें उनको माता पिता बनने से रोक रही हैं। खराब जनरल हेल्थ की वजह से 15% लोग, बांझपन की वजह से 13%, इनफर्टिलिटी की वजह से, और गर्भावस्था से संबंधित देखभाल तक सीमित पहुंच की वजह से 14% जो है ये भी तनाव को बढ़ा रही हैं।
भारत में बुजुर्ग आबादी के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया कि 65 साल या उससे अधिक आयु वाले लोग 7% हैं भारत में, और ये संख्या बढ़ेगी क्योंकि जीवन प्रत्याशा में भारत में लगातार सुधार होता चला जा रहा है, जिससे कि लोगों की औसत आयु भी बढ़ेगी और अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या भी भारत में बढ़ेगा, प्रपोर्शन भी उनका बढ़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2025 तक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 71 वर्ष और महिलाओं के लिए 74 वर्ष होने का अनुमान है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। एक और रिपोर्ट हमारे पास आई है भारत के लिए ही, जिसमें कहा गया है कि भारत में लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। कितने लोग निकले हैं? पिछले 11 सालों में 27 करोड़ लोग जो है वो अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले। ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? विश्व बैंक के द्वारा जारी करी गई है, और ये कहा गया है कि 2011-12 से लेकर 2022-23 के बीच में 26.9 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं और अत्यधिक गरीबी के अपने हालातों से उबर चुके हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 2011-12 में जो अत्यधिक गरीबी की दर थी वो 27.1% थी, और 2022-23 में ये घटकर 5.3% रह गई है। लोगों की संख्या अगर देखें तो उस समय 34.44 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी की अवस्था में थे, और अब जो है उनकी संख्या घटकर 7.52 करोड़ रह गई है। ठीक है, ये तब हो रहा है जब गरीबी रेखा के पैमानों को बढ़ा दिया गया है। और जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने गरीबी रेखा के पैमाने को बढ़ाकर $3 यानी कि $255 कर दिया है, जबकि पहले ये $2.15 था। यानी कि इसके बढ़ने के बावजूद भी गरीब लोगों की संख्या क्या हुई है? कम हुई है। ठीक। 5 राज्यों की बात यहाँ पर कही गई है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में 2011-12 में देश के 65% अत्यंत गरीब लोग इन्हीं राज्यों में रहते थे, और 2022-23 तक राष्ट्रीय गरीबी में कमी में 2/3 का योगदान इन राज्यों ने दिया है। यानी कि 2/3 जो गरीब कम हुए हैं वो इन्हीं राज्यों से हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% हो गई है, जबकि अर्बन एरियाज में 10.7% से घटकर 1.1% पर आ गई है। एज इट इज इसको याद करना है, बस केवल हाईलाइटेड पोर्शन ही आपको याद रखना है। गरीबी में कमी क्यों आई है? सरकार की जो मुफ्त और रियायती जो खाद्यान्न योजना है, जहाँ पर सरकार गरीबों को खाना बांट रही है, अनाज बांट रही है, इससे फायदा मिला है, और इससे ग्रामीण शहरी गरीबी का अंतर कम हुआ है। 5 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में 54% अत्यंत गरीब लोग रहते हैं, ऐसा भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एलआईसी जो है वो सबसे ज्यादा लाभ देने वाली या सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली सरकारी कंपनी बन गई है। और यहाँ पर 2024-25 की मार्च वाली तिमाही में भारतीय जीवन बीमा निगम ने 19,013 करोड़ रुपए का जो लाभ है वो कमाया है, और 38% बढ़कर 19,000 करोड़ के पार ये बढ़ पहुंच गया है। एलआईसी के बाद देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई लाभ कमाने में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, कोल इंडिया ने भी लाभ कमाया है, और बाकी ये है, लेकिन हमको एलआईसी और एसबीआई का केवल ध्यान रखना है, बाकी से हमको मतलब नहीं है। फिर अगला पॉइंट है कारों के घरेलू निर्माण के लिए इलेक्ट्रिक कार योजना यहाँ पर शुरू करी गई है। 2 जून 2025 को इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना शुरू की। इसका नाम है SPMEPCI, यानी कि स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स। यानी कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। जैसे उद्देश्य और लाभ क्या है इसका? सरकार की इस योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू निर्माण में वैश्विक केंद्र बनाना है, यानी कि उनका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा उसमें ग्लोबल सेंटर बनाने का काम इसके अंतर्गत किया जाएगा। यहाँ पर वो कंपनियां जो कम से कम 4,150 करोड़ का निवेश करती हैं इन कारों को बनाने की फैसिलिटीज में, उन्हें 5 सालों तक सीमित संख्या में यानी कि 8,000 यूनिट पर वर्ष इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का 15% रियायती आयात शुल्क पर आयात करने की अनुमति होगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर बाहर से इंपोर्ट करके उसको यहाँ पर असेंबल करके बेचते हैं, ठीक, तो 8,000 यूनिट पर ईयर के लिए उनको 15% का डिस्काउंट जो है वो मिलेगा, किसमें? इंपोर्ट ड्यूटी पर, आयात शुल्क पर। ये वाहन जो है वो पूरी तरीके से सीबीयू होंगे, पूरी तरीके से निर्मित होंगे, कंप्लीटली बिल्डअप होंगे, और $35,000 या उससे ज्यादा के मूल्य के होने चाहिए। अगर कोई कंपनी एक साल में 8,000 से कम यूनिट का आयात करती है तो वो आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, अगले साल। समय सीमा 3 सालों की होगी।
3 सालों में ये पैसा इन्वेस्ट करना होगा और उसके बाद कंपनी को निर्माण काम शुरू करके अपने वाहन को बाजार में उतार देना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है और नवा ये सदस्य देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का बना है। अल्जीरिया अफ्रीका का देश है, कैपिटल अल्जीयर्स है, मेडिटेरेनियन सी के तट पर स्थित है। और अफ्रीकी देश अल्जीरिया आधिकारिक रूप से ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। 19 मई 2025 को इसने सदस्यता के लिए प्रवेश पत्र जमा कर दिया और 22 मई 2025 को शंघाई मुख्यालय द्वारा दी गई घोषणा करी गई। इस प्रकार वो नवा सदस्य बन गया है। ठीक है। राष्ट्रपति कौन है इंडोनेशिया के? प्रबोवो सुबियांतो इसके राष्ट्रपति हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी ब्रिक्स के सदस्य देशों के द्वारा, जिनके नाम क्या है? ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका के द्वारा ब्रिक्स बैंक के रूप में की गई थी। फिर है विश्व का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम हैदराबाद में स्थापित किया गया है। और हैदराबाद स्थित गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड ने एआई संचालित गोल्ड मेल्टिंग एटीएम का अनावरण किया है। कहाँ पर? हैदराबाद में। ये एटीएम क्या करेगा? ये गोल्ड मेल्टिंग एटीएम उपयोगकर्ताओं को सोने और सोने के आभूषणों को खरीदने, बेचने, एक्सचेंज करने यानी कि विनिमय करने, उनको पट्टे पर देने, उनको डिजिटलाइज करने और उनको मुद्रीकरण यानी कि मोनेटाइज करने की सुविधा प्रदान करेगा। 2024 में इसने भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम भी लॉन्च किया था। ठीक। ये जो मशीन है ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक पर बेस्ड, जिससे ग्राहक आभूषण खरीदने से पहले उसे वर्चुअली पहनकर देख सकते हैं। इससे सोना ना सिर्फ खरीदा जा सकता है बल्कि बेचा भी जा सकता है। ये मशीन क्या करेगी? जब ग्राहक इस मशीन में सोना जमा करेगा तो मशीन उस सोने को पिघलाकर उसकी शुद्धता की जांच भी करेगी और उसके बाद उसकी वैल्यू को अपनी स्क्रीन पर दिखा देगी। फिर है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थापित करी गई है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जो टाटा समूह की एरोस्पेस ब्रांच है, और यूरोपीय एरोस्पेस जो दिग्गज कंपनी एयरबस है, उसके सहयोग से कर्नाटक के कोलार जिले के वेमगल इंडस्ट्रियल एरिया में इसको स्थापित किया गया है। भारत की पहली निजी नेतृत्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित की गई है। यहाँ पर एयरबस के H125 हेलीकॉप्टर को असेंबल किया जाएगा। ये इंटरमीडिएट सिंगल इंजन कैटेगरी में दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला हेलीकॉप्टर है और 2026 तक इसके ऑपरेशन शुरू होने की बात करी जा रही है। ये दुनिया का चौथा इंस्टॉलेशन है। इसके पहले फ्रांस, यूएसए और ब्राजील में इसी तरीके के प्लांट्स को इंस्टॉल वो किया जा चुका है। ठीक। कर्नाटक में हेलीकॉप्टर असेंबली स्थापित करने के अलावा टाटा और एयरबस संयुक्त रूप से गुजरात के वडोदरा में C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जो विमान है उसकी असेंबली सुविधा विकसित कर रहे हैं। तो C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जो प्लेन है उसके लिए ये कहाँ पर कर रहे हैं? गुजरात के वडोदरा में। और जो हेलीकॉप्टर है H125 उसके लिए कहाँ पर? कर्नाटक के कोलार जिले के वेमगल जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर कर रहे हैं। फिर हमारा आ जाता है हिनलैंड पार्टनर्स की दुनिया के सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट 2025। यहाँ पर धनी शहरों की रिपोर्ट बनाने के लिए देखा गया है कि हर शहर में कितने धनी अरबपति लोग रहते हैं, उसके आधार पर रिपोर्ट बनाई गई है। जारी किसने करी है? लंदन यानी कि यूके स्थित हेनले एंड पार्टनर्स ने वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ के साथ साझेदारी में इसको शुरू किया है, लॉन्च किया है। चौथा इसका ये एनुअल एडिशन है। इसमें कहा गया है कि जो मुंबई महाराष्ट्र का, उसमें 51,000 से ज्यादा करोड़पति और 25 अरबपतियां पति हैं और इनकी साथ वो दुनिया भर में 27वें स्थान पर है और भारत का सबसे धनी शहर बन के उभरा है। ठीक। इसके अलावा टॉप 50 सबसे धनी शहरों में एक शामिल एक और जो दूसरा भारतीय शहर है वो कौन सा है? दिल्ली। यानी कि मुंबई 27वें स्थान पर है, दिल्ली जो है वो 39वें स्थान पर है। 31,200 करोड़पति हैं दिल्ली में, 16 अरबपति हैं और ग्लोबल लिस्ट में 39वें स्थान पर है। तो मुंबई 27वें स्थान पर है, दिल्ली 39 पोजीशन पर है। ठीक है। मुंबई में 10 वर्षों में करोड़पतियों की संख्या में 69% की वृद्धि हुई है। यूएसए जो है वो दुनिया में सबसे अधिक करोड़पतियों वाला देश बना हुआ है और दुनिया के शीर्ष 50 शहरों की रैंकिंग में 11 शहर अमेरिका के हैं, जिनमें 4 जो है वो टॉप 10 की रैंक पोजीशन पे हैं। न्यूयॉर्क सिटी,
3,84,500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी कि HNI के साथ दुनिया के सबसे धनी शहर के रूप में अपना स्थान बनाकर रखे हुए है। उसके बाद नंबर 2 पर सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली और USA के शहर सहित बे एरिया है। ठीक। तीसरे स्थान पर जापान का टोक्यो है और टोक्यो एशिया का सबसे धनी शहर है। ठीक है, ये वही लिस्ट देकर रखी गई। नंबर 1 पर न्यूयॉर्क है, नंबर 2 पर बे एरिया है, नंबर 3 पर टोक्यो है, नंबर 4 पर सिंगापुर, नंबर 5 पर लॉस एंजलिस है। पुर्तगाल की राजधानी ने 2200 करोड़पतियों के साथ 50वें स्थान पर रहते हुए सूची में जगह बनाई है और न्यूजीलैंड का ऑकलैंड सूची से बाहर हो गया है। फिर है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थापित किया जाएगा। ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा जो नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में 1,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ विकसित किया जाएगा और इसको इंदौर मध्य प्रदेश स्थित कार्बन न्यूट्रल डेटा सेंटर रैक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जाएगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में 1 लाख ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स की क्षमता होगी और 4 चरणों में विकसित किया जाएगा और अंतिम चरण में 160 मेगावाट तक इसकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इतना ही इसमें ध्यान रखना है। नेशनल हाईवेज की जो एसेट्स हैं उनके मोनेटाइजेशन यानी कि उनके मुद्रीकरण की रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। मुद्रीकरण का मतलब ये नहीं होता है कि एसेट्स को बेचा जा रहा है, बल्कि उनको लीज पर पट्टे पर देकर उनसे पैसा सरकार जो है वो कमाती है, उसको यहाँ पर ये बोला जाता है मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देश में बुनियादी ढांचा विकास को गति देने और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जून 2025 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पहली बार सड़क क्षेत्र के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण की एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी को जारी किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑपरेशनल जो नेशनल हाईवे की जो एसेट्स हैं उनके उनके उनसे पूंजी जुटाना, उनसे जो कैपिटल है वो रेज करना, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना और लॉन्ग टर्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है उसका डेवलपमेंट को पॉसिबल करना। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं कि ये जो एसेट मोनेटाइजेशन एचईआई का है स्ट्रेटजी 3 मुख्य पिलर्स पर बेस्ड है। जैसे जो सरकारी सड़क पर संपत्तियों का अधिकतम मूल्य करना, उनकी वैल्यू को हाई करना, उनकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निवेशकों के लिए जानकारी का प्रसार, मार्केट डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और स्टेक होल्डर्स की भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, बस इतना ही। अभी तक NHAI ने 6100 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों पर 1,4 लाख करोड़ से अधिक की पूंजी जो है वो जुटाई है। 3 जो तरीके हैं उनके नाम ध्यान रख लेने हैं: टोल, ऑपरेट ट्रांसफर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और टोल रेवेन्यू का सिक्योरिटाइजेशन यानी कि प्रतिभूतिकरण। फिर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण के प्रोत्साहन के लिए सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नियमों में बदलाव किया गया है। किसके लिए? सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उससे रिलेटेड कई सारे नियमों में संशोधन किए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अब जो सेमीकंडक्टर है, बेसिकली हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है कि जो सेमीकंडक्टर उनसे रिलेटेड कई सारे प्लांट जो है भारत में अलग अलग जगह पर खोले गए हैं, निर्माण कार्य उनका चल रहा है, प्रपोज किए गए हैं, ये सब चीजें वहां पर चल रही हैं और सेमीकंडक्टर हब के रूप में दुनिया में भारत को उभारने की जो कोशिश है सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत भारत सरकार की वो है और इसी के तहत यहाँ पर जो SEZ है उनसे रिलेटेड नियमों में संशोधन किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को में काम करें, ओपन करें आके। ठीक, जिससे कि भारत जो उसका टारगेट है सेमीकंडक्टर हब बनने का वो पूरा हो सके। तो यहाँ पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 3 जून 2025 को इनको अधिसूचित किया गया, नोटिफाई किया गया इनको, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? हाई टेक्नोलॉजी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना और भारत को एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एम्पावर्ड करना। क्या क्या किया गया है? जो नए नियम है उनमें अब केवल सेमीकंडक्टर
या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए के लिए स्थापित एसडीएट के लिए न्यूनतम 10 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। क्योंकि पहले सीमा 50 हेक्टेयर थी, तो पहले 50 हेक्टेयर जमीन जरूरी होती थी इस तरीके के एसडीएट को स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन अब इसको घटाकर 10 हेक्टेयर कर दिया गया है, जो कि कम है, और इतनी जमीन पर थोड़ा सा आसान हो जाएगा एक एसडीएट को स्टैब्लिश करना। रूल 5 में संशोधन द्वारा किया गया है इसको, जिससे छोटे और मझोले निवेशक भी इसमें भाग ले सकेंगे। एसएचजी इकाइयों को अब घरेलू बाजार में भी उत्पाद बेचने की अनुमति दी गई है। पहले वो केवल एक्सपोर्ट कर सकते थे। हालांकि वो लागू जो शुल्क हैं, चार्जेस, उनका पेमेंट उनको करना पड़ेगा। ठीक। पहले क्या था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एसईजी मॉडल था। इसके बाद यहाँ पर एक और बात कही गई कि अब यदि एसईजेड को भूमि केंद्र या राज्य सरकार अथवा उनकी अधिकृत एजेंसियों को बंधक या पट्टे पर दी गई मॉर्टगेज या लीज पर देकर रखी गई है, तो उसे एनकम्बरेंस फ्री मानने की शर्त से छूट दी जा सकती है। बाधा मुक्त का मतलब हो गया कि उस पर किसी और का कोई अधिकार वगैरह ना हो, ये पहले कंपल्शन वहां पर होती थी। ठीक। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वस्तुओं को नेट फॉरेन एक्सचेंज गणना में शामिल करने की अनुमति दी गई है। टेक्निकल है भाई, इतना ध्यान रखिए कि ये सब चीजें हैं। इसके अलावा गुजरात और कर्नाटक में नई एसजेड यूनिट्स को मंजूरी दे दी गई है। दो नई एसईजेड परियोजना को मंजूरी दी गई, जो है मैक्रॉन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड एमएसटीआई, जो गुजरात के साणंद में 37.64 हेक्टेयर क्षेत्र में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टैब्लिश करेगी। 13,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर होगा। दूसरी हबली ड्यूरेबल्स गुड्स क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है, कर्नाटक के धारवाड़ में 11.55 हेक्टेयर में 100 करोड़ निवेश के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण एसईजेड स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। संशोधन वही हम लोगों ने देखा कि रूल 5, 7, 18, 53 में संशोधन किए गए हैं। आरबीआई ने फ्लिपकार्ट को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में रजिस्टर होने की मंजूरी दी गई है। हम लोगों ने डेली जो करंट वाले में देखा था इसको। अमेजन ने भी अप्लाई करके रखा है, लेकिन उसके पहले ही जो है वो फ्लिपकार्ट को मिल गया है। और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए वॉलमार्ट के ओनरशिप वाली फ्लिपकार्ट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होने की अनुमति दे दी गई है, जिससे अब ये सीधे अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को ऋण दे सकेगी। यानी कि अगर कोई इससे परचेज करता है तो फाइनेंस भी यही प्रोवाइड कर, जैसे अमेजन पे लेटर जैसी चीजें हैं। ठीक है। 13 मार्च 2025 को आरबीआई ने फ्लिपकार्ट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को एनबीएफसी का प्रमाण पत्र जारी किया था। अब ये सुपर मनी, उसका फिनटेक प्लेटफॉर्म क्या है, सुपर मनी के जरिए पर्सनल लोन और व्यापारिक क्रेडिट प्रदान कर सकेगी। एनबीएफसी हम जानते हैं कि ये लोन वगैरह देती है, लेकिन डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को ऐसा लाइसेंस मिला है। और अमेजन की अधिग्रहित कंपनी एक्जियो भी अब आरबीआई से मंजूरी की प्रतीक्षा में है, जैसा हम लोगों ने भी बात करी है। अगला है 2024-25 में प्रमुख खनिजों का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि लॉ एस का जो उत्पादन है वो 2024-25 में 289 मिलियन टन रहा आयरन ओर का। 2023-24 में 277 मिलियन टन था, जिसमें 4.3% की जो है वो वृद्धि हुई है। मैंगनीज का जो अयस्क है या ओर है, उसका उत्पादन 2023-24 में जो है वो 3.4 मिलियन टन रहा था। और 2024-25 में इसमें 11.8% की वृद्धि हुई है, और ये बढ़कर 3.8 मिलियन टन हो गया है। इंपॉर्टेंट है ये। बॉक्साइट की बात करें, बॉक्साइट किसका ओर है, बॉक्साइट है एल्युमिनियम का अयस्क। और इसमें 2024-25 में 24.7 मिलियन टन का उत्पादन रहा है, जबकि 2023-24 में 24 मिलियन टन का था। 2.9% की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है। लेड कंसंट्रेट में 2023-24 में 381 हजार टन का उत्पादन था। 2024-25 में 393 हजार टन का उत्पादन पर पहुंच गया है, और ये 3.1% की वृद्धि है। जो नॉन फेरस मेटल है, गैर लौह धातु क्षेत्र है, इसमें प्राइमरी एल्युमिनियम प्रोडक्शन 2023-24 से ज्यादा हो गया है, रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है। 2023-24 में प्राइमरी एल्युमिनियम का उत्पादन 47.6 लाख टन था, जो 2023-24 में 42 लाख टन पर पहुंच गया, तो एक नया रिकॉर्ड बन गया है। रिफाइंड कॉपर उत्पादन में 2024-25 में 5.73 लाख टन का उत्पादन हुआ है, जिसमें 12.6% वृद्धि हुई है, क्योंकि 2023-24 में 5.09 लाख टन था। देश का पहला डुअल नेटवर्क स्केपिया फेडरल रुपए क्रेडिट कार्ड। ठीक।
तो भारत में फिनटेक इनोवेशन को बढ़ावा देते हुए ट्रैवल फोकस्ड प्लेटफॉर्म, ट्रैवलिंग से रिलेटेड ये प्लेटफॉर्म, इसका नाम है स्केपिया। उसने फेडरल बैंक के साथ मिलकर स्केपिया फेडरल रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नाम में ही स्केपिया और फेडरल बैंक ने मिलकर रुपए क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर लॉन्च किया है। ये जो क्रेडिट कार्ड है वीजा और रुपए दोनों ही जो नेटवर्क है उनको सपोर्ट करने वाला दुनिया देश का पहला डुअल नेटवर्क कार्ड है। ये यूपीआई के साथ भी काम करता, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये वीजा और रुपए दोनों ही प्लेटफॉर्म पर काम करेगा, यूपीआई के साथ भी काम करेगा। ठीक। फिर है 2024-25 में भारत के डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भारी वृद्धि हुई है। और 27 मई 2025 को इससे रिलेटेड जो प्रोविजनल और अंतिम आंकड़ों को, मतलब प्रोविजनल अभी फाइनल नहीं है आंकड़े, वो जारी किए गए हैं और इसमें कहा गया कि भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका फ्लो जो है बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 में 81.04 बिलियन डॉलर तक ये पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि है। तो कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो हुआ है भारत में? 81.04 बिलियन डॉलर का, और कितना एक्स्ट्रा हुआ है? 14% की वृद्धि यहाँ पर हुई है। आगे अगर देखें यहाँ पर जरूरी चीज है वो ये है, 2024-25 में एफडीआई इक्विटी का सबसे ज्यादा 19% अंतर प्रवाह जो इनफ्लो है, अंतर प्रवाह का मतलब हो गया इनफ्लो, जो देश में आया है वो 19% रहा सर्विस सेक्टर में। उसके बाद 16% का इनफ्लो रहा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के सेक्टर में। और 8% जो रहा वो ट्रेडिंग के क्षेत्र में रिकॉर्ड किया गया, यानी कि सबसे ज्यादा जो एफडीआई इक्विटी है उसका सबसे ज्यादा इनफ्लो किस में हुआ है? सर्विस सेक्टर में हुआ है। नंबर 2 पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है। उसके बाद ट्रेडिंग वगैरह सब आता है। ठीक। सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी का इनफ्लो जो है वो 39% हुआ है महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक है और फिर दिल्ली में रहा है। तो यहाँ पर लिस्ट भी देकर रखी है कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र है 19.6, फिर कर्नाटक है, फिर दिल्ली है, फिर गुजरात है, तमिलनाडु, हरियाणा और तेलंगाना है। एफडीआई इक्विटी आई कहाँ से रही है? तो एफडीआई इक्विटी के स्रोत राष्ट्रों में सबसे अब पहले जो 3 राष्ट्र हैं वो सिंगापुर, मॉरिशस और अमेरिका, यानी कि सिंगापुर है, फिर मॉरिशस है और फिर अमेरिका है, जिसमें 30% जो है वो सिंगापुर से आया है, 17% मॉरिशस ने किया और 11% जो है वो किसके द्वारा आया है? अमेरिका के द्वारा आया है। ठीक। पिछले 11 सालों में अगर देखा जाए तो भारत ने 48.78 बिलियन डॉलर का एफडीआई जो है वो अट्रैक्ट किया है, जिसमें 143% की वृद्धि हुई है और 308.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फ्लो इसमें देखा गया है। और देखा हम लोगों ने सिंगापुर सबसे बड़ा जो है वो एफडीआई करने वाला है भारत में 30% के शेयर के साथ। तो सिंगापुर 7वें वर्ष भी भारत का सबसे बड़ा एफडीआई भागीदार देश बना हुआ है। ठीक है, 2024-25 में 19%, तो इस साल कितना? 30% है। फिर जो खरीफ उपज है उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पर बताया गया है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताया गया है। 14 खरीफ की उपजों के लिए बताया गया है, ध्यान रखना है। यहाँ पर लिस्टिंग भी देके रखी गई होगी, यहाँ पर लिस्टिंग है तो सीधे लिस्टिंग में ही हमको ध्यान देना है, बाकी इनसे मतलब नहीं है। सभी नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उनको ही हमको यहाँ पर कंसिडर करना है। ठीक। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो धान है, धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2,369 कर दिया गया है, 2300 था पिछली बार, 69 रुपए की वृद्धि हुई है। और यहाँ पर जो लागत पर प्रतिफल आ रहा है वो 50% का आ रहा है। कॉस्ट पर जो प्रॉफिट दिया जा रहा है 50% का आ रहा है। ठीक। धान ग्रेड ए पर 2,389 कर दिया गया है, 2,320 था, 69 रुपए की वृद्धि यहाँ पर भी हुई है। ठीक। सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो हुई है 63% की, किसमें? वो हुई है हमारी बाजरा में। बाजरा का 2,775 परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट दिया गया वो 63% का ऑन कॉस्ट प्रॉफिट दिया गया है बाजरा पर, 2,775 कर दिया गया है प्राइस, 2,625 से 150 की वृद्धि हुई है। अमाउंट में सबसे ज्यादा वृद्धि की बात करें तो अमाउंट में सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है वो 820 रुपए की हुई है। किसमें हुई है? नाइजर सीड में हुई है। 8,770 से बढ़ाकर 9,537 कर दिया गया है। ठीक। कपास जो मध्यम रेशा है उसका 7,710, तो लंबे रेशे वाले कपास का 8,110 कर दिया गया है। सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य किसका है? तिल का है, 9,800। बस इतना इसमें ध्यान रखना है। 2024-25 में देश की जीडीपी और नेशनल इनकम से रिलेटेड एस्टिमेट्स यहाँ पर देखे रखे गए हैं, जो जारी किए हैं किसने? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने जारी किए हैं।
और इसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष में जीडीपी में वृद्धि जो है वो 6.5% की एस्टिमेटेड है। तो कितनी, ये ध्यान रखना, 6.5% की एस्टिमेटेड है। तिमाही बिमाही से हमको मतलब नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद की बात अगर करें तो 30 मई 2025 को जो प्रोविजनल यहाँ पर एस्टिमेट जारी किए गए हैं उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो रियल जीडीपी या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेज होगी, हम लोग पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने पढ़ा था इसको तो हम लोग उसको बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, ये कितना होगा, 187.97 लाख करोड़ रुपए है। और यहाँ पर हमने कहा जो कंस्टेंट प्राइसेस लिए जा रहे हैं वो 2011-12 के लिए जा रहे हैं, यानी कि जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। ठीक, जीडीपी में वृद्धि 6.5% रही, जबकि 2023-24 में 9.2% वृद्धि इसमें प्राप्त की गई थी। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम 2011-12 के यही, यानी कि वही बेस ईयर के मूल्य पर 2024-25 में जो रियल नेट नेशनल इनकम होगी या नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस का अनुमान लगाया गया है, वो लगाया गया 161.51 लाख करोड़। ठीक, ये लगाया गया है। जबकि 2023-24 में 151.76 लाख करोड़ थी। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि जो है वो 9.6% रही है 2023-24 में। और 24-25 में ये 6.4% की एस्टिमेटेड है। पर कैपिटा इनकम की बात अगर करें तो स्थिर मूल्यों पर यानी कांस्टेंट प्राइसेस पर कैपिटा इनकम जो है वो 2024-25 में 1,14,700 रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, फिर इसमें 5.4% वृद्धि का आकलन यहाँ पर है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन मूल कीमतों पर, ये भी ध्यान दें एक बार। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो कंस्टेंट बेस प्राइसेस हैं 2011-12 के बेस ईयर के आधार पर जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो 61.51 लाख करोड़ रुपए था 2023-24 में। और 2024-25 में इसके 171.87 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। बस इतना, बाकी उससे हमको नहीं मतलब है। ठीक, तो ये तो हमारे पास रियल प्राइसेस पर थे, स्थिर प्राइसेस पर थे। अब यहाँ पर जो है करंट प्राइसेस पर देखें, यानी कि अभी के दामों पर देखें तो यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में चालू कीमतों पर जो जीडीपी है वो 330.68 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। ठीक है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की बात अगर करें तो ये 2024-25 में चालू कीमतों पर जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है वो 289.10 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। और जो पर कैपिटा इनकम है वो 2,05,324 करोड़ रहने का 24 रुपए रहने का अनुमान है, करोड़ नहीं। बस इतना। 2024-25 में भारत के विदेशी व्यापार के प्रोविजनल जो आंकड़े हैं वो हम लोग अब देख लेते हैं। तो 2024-25 के लिए इन आंकड़ों को वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किया है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 2024-25 के दौरान भारत के जो टोटल एक्सपोर्ट्स रहे हैं वो गुड्स के एक्सपोर्ट हों चाहे सर्विसेज के हों वो 820.93 अरब डॉलर के हैं, जो 2023-24 की तुलना में 5.5% ज्यादा है। जो कुल आयात है वो ये अनुमान लगाया जा रहा है, टोटल जो इम्पोर्ट है, आयात मतलब इम्पोर्ट, वो 915.19 अरब डॉलर का एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेटेड है। जबकि 2023-24 में 856.52 अरब डॉलर का था, और ये 6.85% जो है वो ज्यादा है। ठीक, जो व्यापार घाटा है टोटल गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड से रिलेटेड 2024-25 में 94.26 अरब डॉलर का ये रहा है। ठीक है, 94.26 अरब डॉलर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2024-25 के लिए जो कुल वस्तुगत निर्यात यानी कि जो गुड्स का है, सर्विसेज को ना शामिल किया जाए, केवल गुड्स का शामिल किया जाए, तो जो एक्सपोर्ट रहा है वो 437.12 अरब डॉलर रहा है। और गुड्स का जो इंपोर्ट रहा है वो 720.24 अरब डॉलर रहा है। ठीक है, जबकि पिछले साल के मुकाबले भी हमको फिगर देकर रखेंगे तो इस साल पे कंसंट्रेट करना है। जो वस्तुगत व्यापार घाटा है यानी कि ट्रेड डेफिसिट है वो 282.83 अरब डॉलर का 2024-25 में रहा, जबकि पिछले साल ये रहा 241.14 अरब डॉलर। ठीक है, यहाँ पर आगे अगर देखें तो ट्रेड में तो डेफिसिट है, लेकिन सर्विसेज की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर 2024-25 के दौरान भारत ने सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट किया है वो 383.5 अरब डॉलर का।
और आयात यानी कि जो इम्पोर्ट किया है कुछ 9.95 अरब डॉलर का किया है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये अभी जो है ये अनुमान पर आधारित है, अब इन पर संशोधन किया जाएगा तो असली फिगर बाद में निकल के आएगी। इनमें अगर देखें तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है, जो इंपोर्ट है वो कम है, यानी कि यहाँ पर हमारा ट्रेड का डेफिसिट नहीं रहेगा, सरप्लस रहेगा, व्यापार का अधिशेष रहेगा। तो यहाँ पर सेवाओं के व्यापार में 188.57 अरब डॉलर का जो सरप्लस है वो 2024-25 में भारत को मिला है, जबकि पिछले साल ये 162.75 अरब डॉलर था। अगला पॉइंट, एक से सवाल में आता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक खरीदार कौन था। तो अमेरिका जो है वो लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बनकर आया है। और 2025 में नवीनतम जो आंकड़े जारी किए गए हैं अप्रैल 2025 में, उसके अनुसार 2024-25 में लगातार चौथे साल अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना है। चीन जो है वो दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर यूएई यहाँ पर है। ठीक। 24-25 में भारत और अमेरिका के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है तो 131.84 अरब डॉलर रहा। ठीक, ये हमको बस इतना ध्यान रखना है इसमें। बाकी चीन दूसरा सबसे बड़ा है और चीन के साथ जो है वो रहा 127.7 अरब डॉलर 2024-25 में। एक चीज और यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट भी देके रखा गया है और ट्रेड सरप्लस के बारे में बात यहाँ पर करी गई है। भारत अमेरिका व्यापार के मामले में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अगर हम देखें तो 2024-25 में 41.18 अरब डॉलर से भारत के पक्ष में रहा, यानी कि भारत के लिए बेनिफिशियल रहा है। ठीक है। वहीं चीन के कंटेक्स में अगर देखा जाए तो 99.2 अरब डॉलर से चीन के पक्ष में ये रहा है। फिर अगला है एनवीडिया, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। अब ग्राफिक कार्ड वगैरह बनाती है, सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बनाती है, तो सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। एआई में जो बदलाव आ रहा है उसकी वजह से कंपनी का जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू है, सकल बाजार मूल्यांकन है, वो 3.45 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि माइक्रोसॉफ्ट का केवल 3.44 ट्रिलियन डॉलर तक रहा है। बस इतना ध्यान रखना है हमको इसमें। सामाजिक सुरक्षा में यानी कि सोशल सिक्योरिटी में दुनिया भर में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। ये बात किसने कही है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नवीनतम यानी कि अपडेटेड डेटा के आधार पर ये बात कही जा रही है कि भारत अब सामाजिक सुरक्षा कवरेज में विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। और भारत के 64.3% यानी कि 94 करोड़ से ज्यादा की आबादी जो है कम से कम एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से कवर्ड है। ठीक। जबकि 2015 में 19% कवरेज था यहाँ पर और 45% की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है पिछले 10 सालों में। ठीक है। भारत ने आईएलओ स्टैट डैशबोर्ड में 2025 का डाटा अपडेट करने वाला दुनिया का पहला देश बनकर डिजिटल गवर्नेंस में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। ये सारी बातें कहाँ पर हुई हैं? स्विट्जरलैंड की जिनेवा में आयोजित 113वें इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में ये सब बातें यहाँ पर हो रही हैं। फिर अगला है श्रीलंका की डीएफसीसी बैंक गिफ्ट सिटी में एनएससी 11 पर बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है। तो यहाँ पर बस नाम ध्यान रख लें कि श्रीलंका की डीएफसीसी बैंक पीएलसी ने भारत के गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज पर बॉन्ड सूचीबद्ध करके पहला विदेशी कॉर्पोरेट बनने का गौरव प्राप्त किया है। डीएफसीसी के ग्रीन बॉन्ड का मूल्य 2.5 बिलियन श्रीलंकन करेंसी था, यानी कि भारतीय करेंसी में 65 करोड़ रुपए था। ये इतना ध्यान रखना है, थोड़ी सी तबीयत आज ठीक नहीं थी तो इसलिए थोड़ा सा स्लो रह गया ये। खैर इसको इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो तक। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।